इनसाइट आईएएस की करंट अफेयर देखने वाले हैं 17 मई की, और ये यूपीएससी के लिए आपकी होने वाली है पूरी। तो चलिए देखते हैं। तो वो शुरू करते हैं कि काम कैसे हुआ था स्टार्ट और किस हिसाब से चीज़ें की गई थी। तो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है जुडिशियल ट्रांसफ़र, हेल्प और हिंड्रेंस। तो एक बात यहाँ पे देखी जा रही है कि 2 बार एसोसिएशंस रिसेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ट्रांसफ़र रिकमेंडेशंस के रिगार्डिंग, जिसमें आपके कर्नाटका और दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस हैं। प्रोटेस्ट है रीएजनेट करता है डिबेट्स ऑन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस और लैक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र पॉलिसी। जुडिशियल ट्रांसफ़र होता क्या है? जज है आपका हाई कोर्ट का, दूसरे में जा रहा है बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन नीड और पब्लिक ट्रांसफ़र, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं जज का इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रोसीजर क्या है? इंटीमेशन करना, प्रपोज बाय सीजीआई, कंसिडर करेगा जुडिशियल परफॉर्मेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड, कंसल्टेशन करेगा सीजी के साथ, चीफ जस्टिस के साथ हाई कोर्ट के, और सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज के साथ जो फैमिली है जज के वक्त से। कोलोजियम रिकमेंडेशंस, जो जजेस हैं उसमें सीजीआई और 2 सीनियर आपके मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे। सीजे के लिए एक 5 मेंबर का कोलिजियन इन्वॉल्व होगा। एग्जीक्यूटिव अप्रूवल, लॉ मिनिस्ट्री प्रोसेस करेगी फाइल को, पीएम को, प्रेसिडेंट को ग्रांट करने के लिए अप्रूवल, और नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इशू करेगा ट्रांसफर ऑर्डर बाय गैजेट। अब नीड क्या है इसकी? प्रिवेंट द लोकल इन्फ्लुएंस, रिड्यूस द चांसेस ऑफ बायस फॉर द लोकल नेटवर्क्स, ये चीज़ के लिए है आपका। प्रमोट जुडिशियल न्यूट्रलिटी, मेंटेन करना इंडिपेंडेंस बाय अवॉइडिंग द स्टे इन द वन हाई कोर्ट, स्ट्रेंथ करना जुडिशियल एस्टिमेशंस, एनेबल करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशियल एक्सपर्टाइज अक्रॉस द हाई कोर्ट, फिल करना अर्जेंट वैकेंसीज़ को जो आपकी यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पर पड़ी हुई है, एंकरेज करना डाइवर्सिटी को जो आपकी प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी और रीजनल रिप्रेजेंटेशन। इशू क्या क्या सराउंड करते हैं जुडिशियल ट्रांसफर्स को? पहले आपकी जस्टिस मुरलीधर मिडनाइट ट्रांसफ़र रेज द कंसर्न्स ऑफ रिटेलिएशंस, बेसिकली रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ओपेसिटी इन द कोलेजियम डिस्प्ले, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर ने देखा है कि 59% ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर है, कोई रीज़न नहीं होता उनके पीछे। डिसरप्शन टू द जुडिशियल कंटिन्यूटी, जो पार्ट हेड केसेस होते हैं वो डिले सफ़र करते हैं और जजेस फेस करते हैं लोकल लॉ और लैंग्वेज बैरियर्स को। इम्पैक्ट होता है सीनियरिटी पे, जो ट्रांसफ़र हेड डिस्टर्ब करते हैं प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स को। सीनियरिटी क्या कैलकुलेटेड की जाती है कोर्ट के अंदर। कोई सोल्यूशन नहीं होता वैकेंसीज़ के लिए, जो जजेस हैं उनको रीलोकेट करने की प्रॉब्लम होती है, और सारे बेसिकली हाई कोर्ट्स में। 4% SC/ST जजेस हैं, 14% वुमेन जजेस हैं, वो ट्रांसफ़र वो बेसिकली सोल्व नहीं करता रूट इशू को। वे अहेड क्या है इसका? कोडिफाई करो ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी, क्लियर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दो ट्रांसफ़र करने का, इंश्योर करो रूटीन ट्रांसफ़र उन लोगों का जो प्लान किया गया हो स्पेकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। जो रिटायर्ड जजेस हैं या फास्ट ट्रैक अपॉइंटमेंट्स हैं वो बेटर अप्रोच हो डील करने के लिए जुडिशियल वैकेंसीज़ की जो ट्रांसफ़र के हिसाब से की जा रही है। एनहेंस करो कोलेजियम अकाउंटेबिलिटी, जो पब्लिश करो डिटेल जस्टिफिकेशन जो रिस्टोर कर सकता है फेथ इन द प्रोसेस। डाइवर्सिफाई करो आपकी एंट्री लेवल पे जो रिक्रूटमेंट फॉर्म्स है, रिजर्वेशंस हैं, उन चीज़ों में कैसे काम हो रहा है। जुडिशियल ट्रांसफ़र क्या है? जब रूटीन ट्रांसपेरेंट होता है, रूटीन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ा सके। आर्बिट्रेरी और ओपेक ट्रांसफ़र है आपके रिस्क करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और पब्लिक कॉन्फिडेंस को प्रिजर्व करने के लिए जुडिशियल क्रेडिबिलिटी। सिस्टम रिफॉर्म्स आपके ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन द रिएक्टिव रिलोकेशंस। नेक्स्ट है यूएस रिसर्च फंड क्रंच इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी। तो 2 यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर हैं, वो फेस कर रहा है अनप्रेसिडेंट बजट कट्स जो आपके लार्ज स्केल टर्मिनेशन हो रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च प्लांट्स के। अब जो रिसर्च है आपकी फंड क्रंच के और इंडिया अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है? देखो, जो नेचर ऑफ क्राइसिस आपका बजट का प्रपोज करता है 55% कट है आपका NSF की फंडिंग में, ठीक है। और जो टर्मिनेशन करता है 1400 रिसर्च ग्रांट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ 1000 ग्रेजुएट फेलोशिप्स। इम्पैक्ट सेक्टर्स क्या है? पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट साइंस, डिजिटल इनोवेशंस एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक रिपल क्या है आपका? जो NIH है कट करता है आपका 6.1 बिलियन GDP लॉस और 46,000 जो आपके जॉब कट्स आते हैं उस चीज़ में, जो इम्पैक्ट करता है यूनिवर्सिटी टाउन और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को। ग्लोबल टैलेंट माइग्रेशंस क्या है? यूरोपियन नेशंस है फ्रांस के ओपन करते रिफ्यूजीज़ के हिसाब से जो एब्जॉर्व कर सके डिस्प्लेस रिसर्चर्स को। अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके रिक्लेम करते हैं टैलेंट्स को। जो इंडिया है अट्रैक्ट करता है टॉप इंडियन रिसर्चर्स को US में, और जो ग्लोबल साइंटिस्ट आपके स्टेबल रिसर्च इनोवेशंस के हिसाब से काम करते हैं। ब्रिज करता है फंडिंग को। इंडिया बेसिकली ऑनगोइंग और इंडो PS जो US NIH प्रोजेक्ट है उनको इंश्योर करता है कि कंटिन्यू के साथ चलते रहें। बूस्ट करता है आपकी
नॉलेज इकोनॉमी को लेवरेज करता है क्राइसिस को, और इंडिया पोजीशन करता है अपने आप को ग्लोबल साइंस हब ऑफर करके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोनॉमी और फंडिंग। फिलेंथ्रोपिक पुश है, 1.3 लाख करोड़ हैं सोशल फिलेंथ्रोपिक में जो आपके डाले गए हैं, और ये चीज़ भी एक इशू बनती है लोगों के लिए। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, देखो चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले आपकी लिमिटेड रिसर्च फंडिंग है। यहाँ पे जो इंडिया के R&D स्पेंड है 0.6% 4 ऑफ द GDP है, जो आपकी OECD एवरेज है 2.7%। ब्यूरोक्रेटिक बोटल नेक है, कॉम्प्लेक्स ग्रांट प्रोसीजर्स हैं और डिले डिस्टर्बेंस हैं जो आपकी इंटरनेशनल टैलेंट के हिसाब से देखी जाती है। एकेडमिक रिजिडिटीज़ है, जो लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, टेन्योर अनसर्टेनिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस है, वो इफेक्ट करता है इनोवेशन इन द इंडियन इंस्टीट्यूशंस। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन गैप्स है, जो आपके रिप्रेजेंटेशन हैं कास्ट जेंडर रीजन्स के टाइम पे वो एकेडमी लिमिट्स के हिसाब से काम करते हैं, जो आपके साइंटिफिक प्रोग्रेस को हिंडर करते हैं। वे अहेड क्या है इसका, एक्सपेंड करो फेलोशिप प्रोग्राम्स को, जैसे आपका विभव वजारा हो गया मल्टीपल ईयर स्कीम्स के हिसाब से, जो एनहेंस करता है फंडिंग को, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस को। इजी इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी दो आप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, एनेबल करो फास्टर फंडिंग अप्रूवल्स और फोस्टर कोलैबोरेटिव लैब्स के हिसाब से जो काम करती है। इंसेंटिवाइज रीलोकेशंस, ऑफर करो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स बेनिफिट और रीलोकेशन सपोर्ट टू फॉरेन एंड डायस्पोरा साइंटिस्ट के हिसाब से। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस, एंकरेज करो इंडियन कॉर्पोरेट्स को, फिलंथ्रोपिस्ट्स को को फंड करने के लिए बेसिक साइंस को, जो CSR और एंडोमेंट्स के हिसाब से होते हैं और किस हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। ग्लोबल कोलैबोरेशन हब्स हैं, जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्लस्टर्स हैं SDCs के हिसाब से, वो अट्रैक्ट करते हैं ग्लोबल पार्टनर्स को। इंडिया क्या है, हिस्टोरिकल क्रॉस बॉर्डर्स हैं, मतलब आपके ग्लोबल ब्रेन सर्कुलेशंस के हिसाब से जो टर्न करता है ब्रेन गेन में, और जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लीव फ्रो करते हैं टॉप टीयर ऑफ द ग्लोबल साइंस लीडर्स के हिसाब से, कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सके वो चीज़। अब जो 5 पॉइंट क्या है, ग्लोबल एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम, तो यूनियन इन्वायरमेंट ने एड्रेस किया है जो फर्स्ट सगरमंथा संवाद है नेपाल में, उसको रिप्रेजेंट करता है 5 ग्लोबल एक्शन पॉइंट्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके माउंटेन इकोसिस्टम को, जो हिमालयाज़ पे फोकस है। देखो स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है जो प्रपोज किया जाता है इंडिया के द्वारा प्रमोट करने के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंट इंक्लूसिव एंड कोऑपरेटिव कंजर्वेशन ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम्स, स्पेशली आपका हिमालय रीजन में। 5 पॉइंट्स हैं ग्लोबल एक्शन प्लान के हिसाब से प्रोटेक्ट करते हैं इस चीज़ को। एनहेंस साइंटिफिक कोऑपरेशंस, आपकी ट्रांस बाउंड्री रिसर्च और मॉनिटरिंग है ग्लेशियर्स में, बायोडाइवर्सिटी में, हाइड्रोलॉजी में, जो माउंटेन सिस्टम्स के हिसाब से काम करती हैं। बिल्ड करता है क्लाइमेट रिसाइलेंस, डेवलप करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, क्लाइमेट रिसाइलेंट को और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को, जिस हिसाब से चीज़ें की जा रही है। एम्पावर करता है माउंटेन कम्युनिटीज़ को, जो मेन स्ट्रीम लोकल नॉलेज है या लाइवलीहुड्स आपकी क्लाइमेट पॉलिसीज़ में प्रमोट करते हैं ग्रीन जॉब्स को और सस्टेनेबल टूरिज़म्स को। प्रोवाइड करता है ग्रीन फाइनेंस, जो आपका एडवोकेट और प्रेडिक्टेबल क्लाइमेट फाइनेंस है, वो डेवलप नेशंस के हिसाब से काम करता है। यूनिसेफ और आपका पेरिस एग्रीमेंट ऑब्लिगेशंस है वो यहाँ पे ही देखे जाते हैं। रिकग्नाइजिंग द माउंटेन परस्पेक्टिव्स, जो माउंटेन इश्यूज़ आपके इंटीग्रेट होते हैं ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, SDG टारगेट्स में, जो डेवलपमेंट के हिसाब से काम करते हैं फाइनेंस फ्रेमवर्क्स में। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती हैं। अब जननपीठ अवार्ड क्या है, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है 58 जननपीठ अवार्ड टू जगत गुरु राम भद्राचार्य इन न्यू दिल्ली, जो रीनोड पोर्ट हैं गुलजार के, जो आपके रिसीव करते हैं अवार्ड बट कुड नॉट अटेंड द ड्यू टू हेल्थ रीजंस। तो ये चीज़ें क्या है, जननपीठ अवार्ड होता है क्या है, इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये, जो अवार्ड करता है आपके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिटरेचर। एस्टेब्लिश किया गया था भारतीय जननपथ ट्रस्ट के द्वारा, जो आपके इंडस्ट्रियल शाहू शांति प्रसाद जैन, ऑनर करने के लिए लिटरेसी एक्सलेंस इन द इंडियन लैंग्वेज और प्रमोट करने के लिए कल्चरल इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, आइडिया कंसीव करता है शाहू शांति प्रसाद जैन, जो आपका 50th बर्थडे है, और ये फर्स्ट अवॉर्डेड बेसिकली हुआ था 1965 में। ओनली इंडियन सिटीजन एलिजिबल्स हैं, और सारी इंडियन लैंग्वेज जो आपके 8 शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशंस के, और जो लैंग्वेज है आपकी इन्हें एलिजिबल है 3 ईयर्स के लिए, एक बार अवॉर्डेड मतलब कर दी तो उसके बाद 3 साल के लिए नहीं दिया जा सकता। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सिटी लिटरली बॉडीज़ क्रिटिक्स रीडर्स अक्रॉस द कंट्री, वो चीज़ वहाँ से प्रपोजल इन्वाइट किए जाते हैं। लैंग्वेज एडवाइजरी कमेटी बनती है, हर लैंग्वेज के 3 मेंबर होते हैं लिटरली एक्सपर्ट, और रिकन्सिडर्ड होते हैं हर 3 साल में। फ्री करते हैं नेम बियॉन्ड द सबमिटेड प्रपोजल। इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है ऑथर्स के एंटायरी लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशंस का, और रिफ्लेक्ट करता है कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस एंड कल्चरल इम्पैक्ट को। सिलेक्शन बॉडी क्या है, कंप्राइज करता है 7 से 11 एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ हाई इंटीग्रिटी, और रिकमेंडेशंस है आपकी LAC से जो रिव्यू की जाती है फाइनल डिसीजंस के लिए। अबाउट डिटेल्स क्या है, आपकी कैश प्राइज है और सिटेशंस है, प्लेक्स है।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। इसी तरह आपका आरबीआई ट्रांसफर्स का है। आरबीआई बेसिकली ट्रांसफ़र रिकॉर्ड किए गए हैं 2.5 से 3 लाख करोड़ जैसे सरप्लस हुआ गवर्नमेंट। सेंट्रल बोर्ड ने रिव्यू किया है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को मई 15 में, जो डिसाइड करने के लिए ट्रांसफ़र अमाउंट जो भी आ रही है आपकी। जो आरबीआई के ट्रांसफ़र एक नेट प्रॉफिट में होते हैं, जो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे नेसेसरी प्रोविजंस बना के प्रोसेस की आपकी सरप्लस ट्रांसफर्स हैं, डिविडेंड पेमेंट्स के हिसाब से काम नहीं करती। और जो गवर्न करती है सेक्टर 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट मैंडेट करता है प्रोविजंस के लिए बैड और डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन एसेट्स, स्टाफ बेनिफिट्स एंड द सुपर नेशंस। मेजर सोर्स क्या आरबीआई के इनकम का? बेसिकली इंटरेस्ट फ्रॉम द फॉरेन एसेट्स आता है, बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ होती हैं आपकी, शॉर्ट टर्म लैंडिंग्स होती है जो आप बैंक्स को कर रहे हो वो सारी चीज़ें, और जो कमीशन होता है मैनेज करने के लिए बोरिंग्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें देखे जाते हैं। जो सर्विस चार्ज आपका मैनेज करने का करेंसी का, वो सारी चीज़ें आती है। और एक्सपेंडिचर क्या आरबीआई के? प्रिंट करना करेंसी नोट्स को, स्टाफ सैलरीज और कमीशन टू द बैंक्स। आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर डिसाइड कैसे होता है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, अडोप्ट करता है 26 अगस्त 2019 के बेसिस पे विमल जालान कमेटी। कंटिजेंट रिस्क की रेंज होती है, जो प्रोविज़न मेंटेन होता है 5.5 से 6.5%। सरप्लस है इनकम एक्सपेंडिचर रिस्क प्रोविजंस, और रिमेनिंग बैलेंस आपका ट्रांसफर सरप्लस होता है। आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी के हिसाब से देखती है, और यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे देखी जाती है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, टेक्निकली अगर आप हर एक चीज़ देखने जाओगे ना, तो वो आपके लिए एक इशू बन जाती है कि बोस इसको देखा कैसे जाए। तो इसलिए आरबीआई की सरप्लस पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे आपकी काम करती है। अब देखो वर्ल्ड फूड प्राइस क्या है आपका। जो मेरिजना हंगरी ब्राज़ील माइक्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ देखी, जो इनोवेशंस आपके ब्राज़ील के माइक्रो ग्रीन रेवोल्यूशंस के हिसाब से वो बूस्ट करते हैं क्रॉप यील्ड को और लोअर करते हैं इनपुट कॉस्ट को। जो माइक्रो ग्रीन रेवोल्यूशंस आपकी मूवमेंट है, जो आपके माइक्रोलॉजिस्ट ने दिए हैं, जो फोकस करता है बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे और माइक्रोबियल सीड्स पे। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस होता क्या है? आपका राइजोबिया है और आपका एलोजोस्पर्म ब्राज़ील्स है, जो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोयल में, और जो रिड्यूस करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी को, जो फार्मर्स का अप टू 40 बिलियन आप बचा सकते हो इस चीज़ से। एनहेंस करता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, जो सोयाबीन यील्ड्स आपकी सर्ज होती हैं 15 मिलियन टन से 173 मिलियन टन, जो कॉमन बीन्स और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। जो वर्ल्ड का फूड प्राइस है, मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड है, जो आपको रिकग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन टू एनहेंसिंग द फूड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। 1986 में नोबल लिटरेट मॉर्मन बोलग्स ने सपोर्ट किया था इस चीज़ को, जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इस चीज़ से, और $5 लाख का आपका कैश प्राइस होता है इस चीज़ में। नारायणपटना गोट क्या है? उड़ीसा के ईस्टर्न घाट्स में मिलती है। देखो नेटिव है उड़ीसा ईस्टर्न घाट्स का, जो अटेंशन आपका डिजीज रेजिस्टेंस और क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए, लेकिन थ्रेट्स होते हैं इसको साइंटिफिक और क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से अभी थोड़े थ्रेट्स आ रहे हैं। अब वो टेक्निकली देखा जाए तो होती क्या है? देखो नॉन डिस्ट्रप्टिव और नेटिव गोट्स ब्रीड है, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में डालती हैं। अपनी हार्डीनेस, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एडेप्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ें देखी जाती हैं। नेटिव रीजन क्या आपका नारायणपटना और बदुगांव ब्लॉक्स आपके उड़ीसा के, वहाँ देखा जाता है। जो एक्सटेंटिव लोअर इनपुट सिस्टम्स हैं वो चीज़ें यहाँ पे आती है। और जो की फीचर्स क्या है? मीडियम टू लार्ज साइज़ होती हैं। कोट का कलर क्या है आपका? वो वेरी करता है, वाइट विद द ब्लैक ब्राउन पैचेस। कर्ड ओन्स होते हैं और बक्स होते हैं 30 से 35 किलो के आपके। रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स क्या है? फर्स्ट किडिंग 16 से 18 मंथ्स की और 8 से 10 मंथ्स की ये हैं। डिजीज़ की रेजिस्टेंस क्या है? नेचुरली सिलेक्टेड है आपके लिए, कॉमन एंडो और एक्टो पैरासाइट्स के लिए। और सोर्सेज आपके मीट, इनकम एंड कल्चर एक्सचेंज, जो रिचुअल्स के टाइम पे होते हैं, और एक फाइनेंशियल बफर की तरह काम करते हैं ये। ऐसे ही आपका बर्ड फ्लू है। ब्राज़ील का जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिकन एक्सपोर्टर है, वो फर्स्ट केस आपका बर्ड फ्लू का कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में, जो अलार्म से यहाँ पे रेस करता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, जो आपका टाइप ए वायरस से होता है, आपके इफेक्टिंग करता है बर्ड्स को। सिम्टम्स क्या है? सडन डेथ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, स्वेलिंग है, रिड्यूस एग्स है, फीवर, कफ, सोर थ्रोट्स वगैरह सारी चीज़ें होती है। और आपका स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपके इन्फेक्टेड बर्ड्स और इन सारी चीज़ों में। स्पीसीज़ आपके क्रॉस होते हैं, और जो दूसरे इफेक्टेड हैं, कैट्स, डॉग्स, डायरी, इन सारी चीज़ों में भी होता है। और हाउस कैट्स और लाइव स्टॉक्स में इंक्रीजिंग देखी जाती है। वैक्सीन, कोई ह्यूमन वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी पोल्ट्री वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन कंट्रीज़ फ्रांस और यूएस वगैरह में यूज़ होती है इस चीज़ को करने के लिए। ग्रेल मिशन क्या है? नासा की नई स्टडी यूज़ की जा रही है ग्रेल मिशन, वो रिवील करती है कि जो मून है नियर साइड का या फार साइड्स का, वो डिफरेंट दिखता है और सेवरल मिस्ट्री के हिसाब से काम करता है। ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटरनल लेबोरेटरी नासा की है, लूनार साइंस के हिसाब से, जो मैप करती है मून की ग्रेविटेशनल फील्ड्स को हाई रेजोल्यूशन पे।
लॉन्च किया गया है 2011 में अंडर द डेल्टा सेकेंड रॉकेट। और आपका ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है आपकी नासा जेट प्रपोजल लेबोरेटरी, जो कोलैबोरेशन के हिसाब से काम करती है। फीचर्स के आपके 2 स्पेस क्राफ्ट्स हैं आपके EBB और फ्लो, जो फ्लाई करते हैं टेंड्रम में और जो मिनट्स वेरिएशंस को देखते हैं और आपके कंट्रोल इम्पैक्ट्स के हिसाब से काम करते हैं। और यही सारी चीज़ें आप अगर देखोगे, जैसे टोटल डिफॉर्मेशन, ग्रेविटेशन, एमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और वोल्केनिक हिस्ट्री के हिसाब से भी यही चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अब अगर तुम बैठोगे देखो लेबनान पे, तो UN पीस कीपिंग पेट्रोल है साउथ लेबनान में, अटैक किया गया सिविलियंस के द्वारा मेटल रोड्स और एक्सिस के द्वारा। कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन व्हीकल्स डैमेज हैं आपके। तो लेबनान क्या है देखो, वेस्टर्न एशिया में है, ईस्टर्न मेडिटेरियन कोस्ट पे आपका कैपिटल है बैरूत। नेबर कंट्रीज़ आपके सीरिया, इजराइल और मेडिटेरियन सी। और जियोलॉजिकल फीचर या माउंटेन्स हैं जो आपकी हाईएस्ट पीक्स होती हैं यहाँ पे, और एंटी लेबनान रेंज है जो आपकी इसी हिसाब से काम करते हैं यहाँ पे। प्लेन्स और वैलीज़ हैं आपकी माउंटेन्स रेंजेस के बीच में, ग्रेटेस्ट अफ्रीकन्स के साथ। और रिवर्स हैं आपकी, लॉन्गेस्ट रिवर्स है लेबनान की जो फ्लो करती है इस चीज़ में। ओट्रोन्स रिवर्स हैं, कबीर रिवर है, ये भी सिग्निफिकेंट रेंज चैलेंजेस है। और जो US पीस कीपिंग है वो इन्वॉल्व करते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री पर्सोनल्स, पुलिस एंड सिविलियंस, कॉन्फ्लिक्ट जोन है मेंटेन करने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी। एस्टेब्लिश आपकी 1948 में। और जो UN डिप्लॉयड ऑब्जर्वर्स हैं वेस्ट एशिया में, वो अरब इसराइल आर्मिस्टिक्स के हिसाब से काम करते हैं। मैंडेट है US सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, और ये कंसर्न है अलग अलग चीज़ों की। फंडिंग देखो US जनरल असेंबली से होती है, और ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। तो ये था सारा इनसाइट IAS का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेली आते रहेंगी वीडियो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।